हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहेगी बायोलॉजी का सिलेबस क्या है और हमें कौन सी बुक पढ़नी है। इससे पहले हम केमिस्ट्री की 6 लेक्चर ले चुके हैं। आज हमारा जो वीडियो रहेगा ये बायोलॉजी का पहला वीडियो रहेगा जिसमें हम सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे। सिलेबस देखने के बाद हम कल से बायोलॉजी की लेक्चर चालू करेंगे जिसमें हम कल हमारी पहली क्लास रहेगी बायोलॉजी की। तो यहाँ देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के लिए हम कौन सी बुक पढ़ें। ठीक है, कौन सी बुक पढ़े। हमें जो मार्केट में जिस तरह से बहुत सारी गाइड मिल जाती है, गाइड पढ़ने से सिलेक्शन नहीं हो सकता। हमें एक ऑथेंटिक बुक पढ़नी है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद सिलेबस क्या है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें बुक कौन सी पढ़नी है। मैं आपके लिए बुक लेके आया हूँ, मतलब बताने के लिए आपको ये बुक पढ़नी है। ठीक है, बुक पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला काम हमें क्या करना है। हमें आपके 11th-12th की 11th एंड 12th की 11वीं-12वीं की आपकी क्या करनी है, आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। यानी ऐसा नहीं, अगर किसी को ये मतलब मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, हमें पूरी की पूरी बुक थोड़ी पढ़नी है, हमें पूरा का पूरा चीज़ें थोड़ी पढ़नी है। हमने 11th-12th में वो चीज़ें पढ़ ली है, हमें सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। जिस तरह से आपके बायोलॉजी का पहला टॉपिक शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट है, फिर कशेरुकी, अकशेरुकी का वर्गीकरण है, मानव शरीर के बारे में दिया है, फिर वायरस है, कवक है, उनके मन होने वाली बीमारियों के बारे में दिखा। हमें वो टॉपिक पढ़ने जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, फालतू चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो हमें सबसे पहले काम करना है 11वीं-12वीं की एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, जो हमारे टॉपिक दे रखे हैं उन बुक को एनसीईआरटी से पढ़ना है। इसके बाद में मैं आपको एक प्रिपेयर करता हूँ, साइंस पब्लिकेशन की एक बुक होती है। साइंस पब्लिकेशन की एक बुक है। यदि आपने जनरली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने 11th-12th की बुक तो स्कूल में जमा करवा दी होगी। ठीक है, तो आपके पास होगी नहीं अवेलेबल। अगर नई खरीद के नहीं ला सकते हो तो आपके पास अगर आपके गाइड पढ़ने के लिए लाए होंगे आप, यानी रेफरेंस के लिए 11th-12th में साइंस पब्लिकेशन की एक बुक होती है जो एनसीईआरटी को मिला के, जो एनसीईआरटी पूरी की पूरी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है और एनसीईआरटी से भी अच्छा लिखा हुआ है, इसमें सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो आपके देखो, ये मेरे लिए 12th की बुक लाया हूँ, ये आपके 12th की एनसीईआरटी की बुक है। ये बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की एनसीईआरटी की 12th की बुक है। इस बुक में आपको जो भी टॉपिक हैं अपने, अगर 12th के टॉपिक तो 12th के टॉपिक सारी चीज़ें लगभग मिल जाएगी। इसी तरह आपके किसके 11th की भी बुक है। और इसके बाद ये मैं बुक लाया हूँ आपके लिए, साइंस पब्लिकेशन की बुक है। ये एसपी साइंस पब्लिकेशन की बायोलॉजी की बुक है और ये बिल्कुल ही एनसीईआरटी बेस्ड है। इससे अगर मैं बताऊँ एनसीईआरटी से भी बेटर है। इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही ईजी है। अगर इसको पढ़ लेते हो तो आपको बाहर से नोट्स ज़्यादा बनाने की भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसके बाद देखो, ये एक संजीव पासबुक होती है वो नहीं, मैं एसपी की बोल रहा हूँ और ये बुक मैंने खुद भी पढ़ी है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसके बाद में बात करते हैं तीसरी हम नोट्स की। देखो, ये चीज़ें हमें पास होनी चाहिए 11वीं-12वीं की। अगर ये नहीं है तो एसपी की ये बुक तो होनी चाहिए। ये नहीं है तो ये, और ये है तो ये, कोई भी एक हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, ताकि कुछ थ्योरी, जैसे बायोलॉजी में मोस्ट ऑफ बहुत सारी थ्योरी होती है, कितनी लिखोगे, थ्योरी लिख लिख के थक जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बीच थ्योरी से पूछ लेता है। जिस तरह अगर रक्त समूह पूछ लिया, रक्त समूह के बारे में बहुत सारी जानकारी, हमें कोई बीच से पॉइंट उठा के पूछ लिया तो हमें सारे पॉइंट ध्यान में रखने पड़ते हैं। इसी तरह नोट्स की बात करें, जिस तरह केमिस्ट्री के हम 6 लेक्चर ले चुके हैं, यानी केमिस्ट्री की क्लास कंटिन्यू चल रही है। कल से हमारे बायोलॉजी के वीडियो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, कल हमारी बायोलॉजी की पहली क्लास रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, या फिर अगर मैं कभी वो नहीं भी कर पाऊँ तो आप मैसेज कर देना, मैं उस टॉपिक की पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर लूँगा। इसके बाद में यहाँ पे उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी हो सके वो बातें लिखेंगे। और क्वेश्चन का देखो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये रहे कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है वो बताने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह से एक पूरा टॉपिक अगर लिखने जाओ तो बायोलॉजी का पूरा टॉपिक तो बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा, पूरा का पूरा लिखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाएगी।
उस टॉपिक को लिखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को मेंशन करेंगे कि हाँ इस पॉइंट से हमें इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस पूरे टॉपिक को तो डिटेल से पढ़ेंगे, उनके नोट्स आपको पीडीएफ के थ्रू टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा देंगे। अब हम बात करते हैं, तो ये टोटल बात कर ली मैंने 11-12 की बुक पढ़नी है। ये नहीं तो साइंस पब्लिकेशन की रेफरेंस बुक मैंने बताई आपको, ये वाली अगर किसी के पास सेकंड में पढ़ी हो पुरानी तो आप पढ़ने के लिए ले सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक रहेगी आपके लिए। देन इसके बाद में हम बात करते हैं नोट्स की। नोट्स हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे और सारे टॉपिक हम यहाँ से भी कवर करवा देंगे। इसके बाद सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस, बायोलॉजी के सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा है। पार्ट पहला, देखो बायोलॉजी का जो सिलेबस है 2 पार्ट में बांटा है। जो आपका पहला पार्ट है वो पूरा का पूरा प्लांट पे है। पूरा का पूरा किस पे है, वो है प्लांट पे, यानी आपके जो पादप आकारिकी है, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, उनकी कार्यकी, उनकी संरचना प्लांट पे रहेगा। और दूसरा जो पार्ट रहने वाला है वो पूरा आपका एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी, यानी जंतु और मानव शरीर पे रहने वाला है, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वो आपका पूरा का पूरा जंतु और मानव शरीर पे रहने वाला है। जिस तरह हमें उत्सर्जन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, रक्त समूह हो गया। इसके बाद मनुष्य में या फिर एनिमल की बात करें तो इनका वर्गीकरण किस प्रकार के हो सकता है, ये पूछ सकता है। हम हार्मोन्स पूछ सकता है, बीमारियां पूछ सकता है। तो अब इनकी सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस ए और 2 पार्ट में है। अब पीडीएफ के थ्रू अगर एक एक पॉइंट लिखो तो काफ़ी टाइम जाएगा, इसलिए हम पीडीएफ के थ्रू इसको सिलेबस को पढ़ लेते हैं पूरा। अब मैं इसके पीडीएफ ओपन करता हूं और पीडीएफ के थ्रू हम इसके सिलेबस को डिटेल से बता दूंगा मैं आपको, और कहाँ कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी बताऊंगा। तो आइए चले हम पीडीएफ के थ्रू इसके सिलेबस को देखते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बुक के बारे में बताया, हमें एनसीईआरटी बुक और साइंस पब्लिकेशन की बुक पढ़नी है। एनसीईआरटी बुक नहीं है तो साइंस पब्लिकेशन की जो बुक है वो अपने काम चल जाएगी। अब इसके सिलेबस पे आते हैं कि हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कि अपना सिलेबस क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है आपका जो यूनिट फर्स्ट रहेगी। देखो बायोलॉजी के 2 पार्ट है आपके, एक तो ये जीव विज्ञान पार्ट ए और दूसरा है जो आपका रहेगा जो एनिमल और ह्यूमन बॉडी से रहेगा। ये प्लांट के बारे में है। शैवाल, कवक, शेवाक यानी लाइकेन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, आवृतबीजी, अनावृतबीजी पादपों के सामान्य लक्षण, यानी यहाँ पे ओनली फॉर सामान्य लक्षण देखे गए हैं। लेकिन हमें इतने कि इसके जो सामान्य लक्षण हैं उनके साथ में कई सारे एग्जाम्पल भी याद रखने पड़ेंगे। हमें एग्जाम्पल देगा निम्न में से कौन सा शैवाल है या कौन सा ब्रायोफाइट है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा रोलिंग एल्गी कौन सा है, यानी लुढ़कता हुआ शैवाल कौन सा है, जैसे वोल्वोक्स है। तो आपसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। इन चीज़ों में जो ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा, यानी जो फर्स्ट आप इसको चैप्टर या यूनिट मानो, तो इसमें जो हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है वो एग्जाम्पल को ध्यान में रखना। हमें एग्जाम्पल से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद में आपका है दूसरा है अनावृतबीजी पादपों की आकारिकी, मूल, स्तंभ, पर्ण की संरचना एवं रूपांतरण, पुष्प एवं बीज की संरचना। इसके बाद में जो आपका तीसरा रहेगा वो है आपका प्लांट एनाटोमी। प्लांट एनाटोमी यानी पादप शरीर के बारे में हमें पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, पादप शरीर के बारे में, यानी उत्तक तंत्र और द्वितीय वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है। देखो जो हमारे टॉपिक मेंशन है उन्हीं को हमें पढ़ना है, हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है। टॉपिक है उसको डीप से डीप पढ़ सकते हो पर आउट ऑफ सिलेबस मत पढ़ना, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना तो जो सिलेबस में था वही चीज़ें दे रखी है। इसके बाद में प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, वो प्लांट एनाटोमी था, ये प्लांट फिजियोलॉजी यानी पादप कार्यकी, जैसे परासरण, जल अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोषण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पादप वृद्धि एवं उनकी गतिविधियाँ। तो यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी यानी पादप कार्यकी के बारे में पढ़ना है हमें। जो चौथा यानी फिफ्थ आपकी जो यूनिट या चैप्टर रहेगा वो है इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन के बारे में, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, ऊर्जा प्रवाह जैसे लिंडेमान का नियम है, और 10% ऊर्जा का जो मतलब प्रवाह होता है
जैव भूमिक रासायनिक चक्र, देखो जो रासायनिक चक्र देखें यहाँ पे में नाइट्रोजन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है, ये सारे चक्र देखने पड़ेंगे। फिर पारिस्थितिक अनुकूलन, पर्यावरण प्रदूषण, समष्टि पारिस्थितिकी और जैव विविधता। इसमें जो पारिस्थितिक तंत्र की जो संरचना है, पहला टॉपिक पारिस्थितिक तंत्र की जो संरचना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो पारिस्थितिक पिरामिड बनते हैं, यानी पिरामिड से क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा पिरामिड उल्टा बनेगा, कौन सा सीधा बनेगा, ये पूछ सकते हैं। या फिर पूछेगा कि जलीय जंतु है उनका पिरामिड कैसे बनेगा, या फिर एक वृक्ष है जहाँ पे आपके जो पक्षी रहते हैं उनका पिरामिड कैसा है, घास के स्थलों का पिरामिड कैसा है। तो यहाँ से पिरामिड से आपका क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद में 6 नंबर है बायोटेक्नोलॉजी। 6 नंबर आपका हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, सामान्य जानकारी, पुनर्योजित डीएनए तकनीक, ट्रांसजेनिक पादप जंतु, नैतिक मुद्दे, कृषि एवं चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। यानी ये एक टाइप का जो टेक्नोलॉजी, मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन ज़्यादा बनने की प्रोसेस पुनर्योजित डीएनए तकनीक से और ट्रांसजेनिक पादप और जंतु, इनसे क्वेश्चन, इन 2 पॉइंट से क्वेश्चन आपके अच्छे खासे बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसके बाद में हम देखते हैं जो आपका 7वां चैप्टर है या 7वीं यूनिट है, वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पादपों का आर्थिक महत्व। अब पादपों के आर्थिक महत्व से बेसिकली सभी लोग जानते हैं पादपों का आर्थिक महत्व। हमें पादपों के आर्थिक महत्व में क्या चीज़ें, हमें एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। ठीक है, हमें कौन सा मतलब कौन कौन से पादप हैं जो जड़ी बूटियों में यानी आयुर्वेदिक चीज़ों में काम आ सकते हैं, मेडिसिन में काम आते हैं, उन प्लांट के नाम याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद इसका कुछ इंपॉर्टेंस और देखना पड़ेगा। इसके बाद सेल स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, सेल थ्योरी एंड सेल डिवीज़न। यानी आपका देखो जो असीम केंद्रीकृत ससीम के, ये हिंदी नाम से भी ज़्यादा बेटर इसका इंग्लिश नेम है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, सेल थ्योरी और सेल डिवीज़न के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद कोशिका सिद्धांत और कोशिका विभाजन। देखो कोशिका सिद्धांत जब आप पढ़ो और कोशिका विभाजन, जैसे कोशिका सिद्धांत में हमें इसके अपवाद याद रखने हैं, क्योंकि कोशिका सिद्धांत बेसिकली सब रट्टा मार लेते हैं, लेकिन जो पूछने के लायक है वो कोशिका सिद्धांत से जो पूछा जा सकता है वो उसकी आपकी पॉसिबिलिटी रहती है उसके अपवाद की, कि निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल है जो कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है। इसके बाद कोशिका विभाजन आप सभी जानते हो, मियोसिस, माइटोसिस, सेल डिवीजन है। तो ये पूरा का पूरा सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन काफ़ी बड़ा है, सारी स्टेप हमें याद रखनी पड़ेगी। तो ये हो गया जो पहला पार्ट था वो आपका पूरा का पूरा प्लांट पे दिया गया था। किस पे? प्लांट पे दे रखा था। इसके बाद बायोलॉजी का जो सेकंड पार्ट है बी पार्ट, वो हमें प्लांट के साथ में ही, प्लांट पे तो बहुत ही कम, ये सारा का सारा आपका ह्यूमन बॉडी पे और जो जंतु है यानी एनिमल और ह्यूमन बॉडी पे दे रखा है, उसमें हमें उनका वर्गीकरण है किस तरह से ये देखना पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं, देख लेते हैं आपका सेकंड पार्ट क्या है। आनुवांशिकी, मेंडल के नियम, सामान्य शब्दावली, डीएनए आरएनए की संरचना, वंशागति का आणविक आधार, गुणसूत्र की संरचना, मनुष्य में लिंग निर्धारण एवं आनुवंशिक विकार। अब अगर इस तरह से देखा जाए तो मेंडल के नियम अगर लिखने बैठो आप, अगर पूरा अच्छे से मेंडल के नियम लो तो 3 से 4 पेज मेंडल के नियम चले जाएंगे। फिर सामान्य शब्दावली में 1-2 पेज बढ़ जाएंगे। आरएनए डीएनए की संरचना अगर डिटेल से पढ़ें तो कम से कम 10 नंबर की आरएनए डीएनए की पूरी संरचना चली जाती है। ठीक है, वंशागति का आणविक आधार, गुणसूत्र की संरचना, मनुष्य में लिंग निर्धारण और आनुवंशिक विकार। तो अब कहने का मतलब इसीलिए आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की कंपैरिजन में बायोलॉजी को देखेंगे तो बायोलॉजी के क्वेश्चन भी ज़्यादा आएंगे, सिलेबस भी ज़्यादा है, क्वेश्चन भी ज़्यादा आएंगे और पढ़ना भी हमें बायोलॉजी में ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि बायोलॉजी में क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है, पूरा का पूरा क्या है यानी पूरी की पूरी थ्योरी है और थ्योरी में से कुछ ना कुछ टॉपिक उठा के, मतलब वहाँ से कुछ क्वेश्चन बीच में से उठा के आ जाएगा। जिससे आरएनए की कोई संरचना पूछ ली, कितने प्रकार के आरएनए हैं, जैसे टीआरएनए है, ठीक है, मैसेंजर एमआरएनए है। तो इसके बाद डीएनए, सी डीएनए, फिर आपके है ए डीएनए, बी डीएनए। तो इस तरह से मतलब डीएनए, टाइप्स ऑफ डीएनए से भी पूछ सकता है। फिर डीएनए का मॉडल किसने दिया था, वाटसन क्रिक मॉडल, उस मॉडल से भी पूछ सकता है। बीच में कौन सा बॉन्ड होता है उससे आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह से हमें बायो के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
जंतु वर्गीकरण, द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। कशेरुकी का अकशेरुकी तथा कशेरुकी का तक का वर्गीकरण। यहाँ ये सिंपल सा है, ठीक है। हमें कशेरुकी तथा अकशेरुकी वर्गज का जो वर्गीकरण है वो उसका पूरा वर्गीकरण ही देख लेना है, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल याद कर लें तो सीधा वहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकता है इसकी। इसके बाद में आपका जो थर्ड रहेगा वो है मानव में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन, श्रृंखला, वसा, विटामिन, पाचक एंजाइम, गैसों का विनिमय, ऑक्सी अनऑक्सी शोषण, क्रेब चक्र, ग्लाइकोलाइसिस, उत्सर्जित पदार्थ, वृक्क की संरचना एवं कार्य की। तो यहाँ से हमें मानव के शरीर के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी हैं, यानी जब प्रोटीन है, शर्करा है, विटामिन, इनका पाचन कैसा होता है, पाचन एंजाइम कौन कौन से होते हैं, ऑक्सी शोषण और अनऑक्सी यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में और बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति वाले में शोषण क्या है, क्रेब साइकिल क्या है। क्रेब साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रेब साइकिल काफ़ी बड़ी है, तो क्रेब साइकिल में पूछ सकता है क्रेब साइकिल में कितने एटीपी का यूज़ हुआ, क्रेब साइकिल में कितनी एडीपी का यूज़ हुआ, टोटल कितने जो एनर्जी मतलब टोटल कितनी एनर्जी उसमें खर्च हुई, कितने 32 एटीपी है कि 16 एटीपी, 28 एटीपी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रेब साइकिल में कितनी एटीपी का उपयोग हुआ था या कितने एटीपी का निर्माण हुआ। ग्लाइकोलाइसिस में भी पूछ सकता है आपसे। उत्सर्जी वृक्क की संरचना, ठीक है। वृक्क की संरचना में काफ़ी डीप से जाके पूछता है कि वृक्क के जिस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे कि वृक्क के जो ऊपर वाला भाग होता है कुंडली नुमा भाग होता है, उसमें क्या कहते हैं, तो उसको बोमेन संपुट का ये क्वेश्चन आ चुका है कि इसको क्या कहते हैं, उसको बोमेन संपुट कहते हैं। या फिर बोमेन संपुट के भी अंदर जाके वो पूछ सकता है कि इनमें जैसे नेफ्रॉन की संरचना पूछ ले, तो बहुत सारी चीज़ें डीप से पूछ सकता है यहाँ से। इसके बाद फोर्थ जो रहेगा आपका है मानव में परिसंचरण, यानी पूरा आपका मानव में परिसंचरण तंत्र, अंतस्रावी तंत्र, हृदय की संरचना, रक्त का संगठन, रक्त समूह, रक्त का थक्का जमना, लसी का ग्रंथियाँ, एंटीजन एंटीबॉडी और अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ और उनके हार्मोन। यहाँ से जो दे रखा है इस ब्लड ग्रुप में, मैं इस हाईलाइट कर रहा हूँ इस पॉइंट को, आप ध्यान रखना। ये जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ये जो रक्त समूह है ब्लड ग्रुप, इस रक्त समूह में से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। एक सामान्य जनरल साइंस किसी भी एग्ज़ाम में होती है वहाँ से भी बनते हैं, यहाँ तक कि आरएस प्री में भी यदि ब्लड जो ब्लड ग्रुप्स है और ब्लड कंपोजिशन ऑफ ब्लड अगर मेंशन किया हुआ है तो ये टॉपिक मतलब जहाँ पे भी होते हैं इनसे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि कौन सा समूह मतलब किस तरह काम आता है, या फिर इनकी खोज की कितनी, या आरएच फैक्टर, ठीक है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आरएच फैक्टर मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन जो आपका रक्त का थक्का जमना रक्त समूह है वहाँ हमें साथ में आरएच फैक्टर भी पढ़ना पड़ेगा कि आरएच कारक क्या है। इसके बाद में हम देखते हैं आपका फिफ्थ पॉइंट है जो मानव तंत्रिका तंत्र है, मस्तिष्क, आँख, कान की संरचना, न्यूरॉन की संरचना या तंत्रिका संवेग, यानी हमें मस्तिष्क के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आँख की मतलब कितने प्रकार की मतलब जो आपके कहने का मतलब ये है कि आँख की पूरी संरचना, ठीक है, जो दृष्टिपटल है, केरोइड है, और कौन सा विजिबल क्षेत्र है मतलब आँख में कौन सी जगह दिखाई देता है। इसके बाद कान की संरचना, हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है जो कि कान की हड्डी होती है। कौन सी होती है? स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी होती है। इसके बाद न्यूरॉन की संरचना, तंत्रिका संवेग क्या होते हैं। अब तंत्रिका संवेग 2 टाइप के होते हैं या 3 टाइप के होते हैं, उनको थोड़ा डीप से भी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद पेशियों के प्रकार और पेशी संकुचन, ठीक है। पेशियाँ 2 टाइप की होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक पेशियाँ और अनैच्छिक पेशियाँ। ऐच्छिक पेशियाँ जो अपने इच्छा पे निर्भर करती है, और अनैच्छिक पेशियाँ जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अनैच्छिक पेशियाँ होती है। जैसे दिल मतलब जो अपना हार्ट है, जिसको हम दिल कहते हैं, अपना हार्ट है जो हार्ट पंपिंग करता है, ये हमारे शरीर पे कंट्रोल मतलब हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस तरह मैं बोल दूँ हार्ट रुक जा पंपिंग करना, तो ये रोक नहीं सकता है, ठीक है। ये अनैच्छिक पेशियाँ है, ये मतलब अपने आप चलती रहती है। अगर मेरा हाथ तो जिस तरह से इस मुट्ठी को बंद करूं या फिर इस हाथ को इस तरह से मैं चलाऊं, तो ये ऐच्छिक पेशियाँ हैं, ठीक है। ये मेरे कंट्रोल है। अगर मैं चाहूँ तो हाथ इस तरह से लंबा कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो हाथ इस तरह से मोड़ लूँ, तो ये ऐच्छिक पेशियाँ हो जाएगी, ठीक है आपके।
और अनैच्छिक पेशियाँ जो कि कंट्रोल करती है। इस तरह से हमें थोड़ा बहुत इसमें भी देखना है। इसके बाद जो आपका 7 नंबर का रहेगा, मानव में जनन तंत्र, मानव रोग एवं संरचना, जनन स्वास्थ्य, मानव में विषाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, हेलमिंथेस रोग, यानी ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाली या ह्यूमन बॉडी में होने वाली सभी प्रकार की डिजीज़, यानी जितनी भी प्रकार की, देखो यहाँ पे विषाणु वायरस है, इसके अलावा प्रोटोजोआ, कवक है, जितने भी प्रकार के रोग होते हैं उनका पूरा एक चार्ट बना के जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ पे लगा देना। सारी की सारी डिजीज़ यानी किससे होता है, उसके लक्षण क्या हैं और इसका उपचार क्या है, या कुछ टीके का नाम वो मेंशन कर लेना। इसके बाद बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल, यानी जैव विकास क्या है और जंतुओं का आर्थिक महत्व क्या है। इस तरह से ए पार्ट और बी पार्ट में हमारे 8 टॉपिक है, यानी 8 चैप्टर है। टॉपिक तो बहुत ज़्यादा हो गए, 8 चैप्टर के अंदर और बहुत सारे टॉपिक है। इस तरह से ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मैंने एक एक टॉपिक सारा बता दिया और किस में कितना पढ़ना है ये सारी चीज़ें बताई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो बायोलॉजी की क्लास फर्स्ट रहेगी, जिसमें हम कवक, शैवाल के बारे में पढ़ेंगे, लाइकेन, ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ेंगे, यानी उनके सामान्य लक्षणों को पढ़ेंगे, फिर उनके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। थैंक यू।